हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इस साल में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और इस टॉपिक का नाम है द अमेंडमेंट्स रिसेंटली मेड इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को हाल ही में अभी 2022 के साल में फरवरी के महीने में अमेंड किया गया है। कुछ इसमें चेंजेस लाए गए हैं। चेंजेस भी नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कुछ एडिशन हुए हैं इस रूल्स के अंदर। ठीक है, तो उन एडिशंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मुझे पूरा पूरा ये विश्वास है कि आगे आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं ना, उनके प्रीलिम्स स्टेज के अंदर, चाहे वो हिमाचल एचपीएस हो या फिर नायब का एग्जाम हो या फिर जो हमारी एलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो, या फिर अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जनरल नॉलेज के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर भी आपको इन नए एडिशंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर इस साल एग्जाम हो रहा है तो। ठीक है, तो फटाफट से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये न्यूज में क्यों आया है ये मुद्दा। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हैं, इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। 2016 क्यों? क्योंकि 2016 में पहली बार ये जो रूल्स थे प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इसके रूल सरकार ने बना करके इनको रिलीज किया था 2016 में। ठीक है, और उसके बाद इसको रेगुलरली अमेंड किया जाता है, रेगुलरली इसको चेंज भी किया जाता रहा है। 2019 में इसको चेंज किया गया था, फिर 2021 में इसको चेंज किया गया था और अभी 2022 में इसमें कुछ एडिशंस और किए गए हैं। ठीक है, अब ये जो एडिशंस किए गए हैं इसमें सरकार का एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं सरकार ने क्या कहा है कि इट विल स्ट्रेंथन द सर्कुलर इकोनॉमी of plastic packaging waste and will provide a roadmap for businesses to move towards sustainable plastic packaging। अब देखो, मोदी जी ने बहुत पहले ये अपना ऐलान कर दिया था कि इंडिया के अंदर प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम रोकने के ऊपर बहुत ज्यादा जो है फोकस से काम कर रहे हैं और इसके ऊपर डिसीजन भी लिए जा चुके हैं बहुत सारे, जिसके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था प्लास्टिक पैकेजिंग का। प्लास्टिक पैकेजिंग यूज होती है लगभग हर तरीके का सामान जो हम पैकेजिंग जिसको पैक करने की जरूरत पड़े तो हम वहां पर प्लास्टिक यूज करते हैं। आपने कभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी ई कॉमर्स साइट से जब भी कुछ ऑर्डर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो सामान आता है ज्यादातर, अगर कोई बहुत बड़ा सामान नहीं है तो प्लास्टिक के रैपर्स के अंदर वो उसको पैक किया जाता है और कई लेयर्स की प्लास्टिक पैकेजिंग होती है। इसके बाद अंदर से जो सामान निकलेगा, मोबाइल फोन निकलेगा या कोई भी चीज निकलेगी, उसका भी जो खुद का ब्रांड का जो पैकेजिंग है वो भी प्लास्टिक का है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक की पैकेजिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है और इससे बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। क्योंकि बाकी जो प्लास्टिक के सामान है, मान लीजिए कि मैं प्लास्टिक का कोई ऐसा चम्मच यूज कर रहा हूँ, प्लास्टिक की कोई मैं कटलरी यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्लास्टिक का ऐसा सामान यूज कर रहा हूँ जो मेरे घर में, तो शायद मैं उसको रिसाइकल कर लूंगा। लेकिन जो पैकेजिंग का प्लास्टिक का सामान आता है वो सीधा पैकेजिंग खुलने के बाद कहाँ जाता है? वो जाता है डस्टबिन में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता था प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर के। और सभी कंपनीज का, बिजनेस का भी ये कहना था कि देखो, हमें सामान बेचना रहता है, हमें प्लास्टिक सबसे सस्ता पड़ता है और प्लास्टिक के बिना कोई ऑल्टरनेटिव दूसरा नहीं है, कोई दूसरा सामान हम नहीं प्लास्टिक पैकेजिंग में पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते। क्योंकि दूसरे जो ऑल्टरनेटिव है या तो वो बहुत महंगे हैं या फिर वो सारी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उतने मजबूत नहीं है, या फिर वो ऐसे पैकेजिंग के मटेरियल नहीं है जो प्रोटेक्शन ऑफर कर सके हमारे सामान को। तो ये काफी सारे मुद्दे रहते थे और इसीलिए बिजनेस ने कहा कि देखो, प्लास्टिक के यूज को हम कम तो कर देंगे लेकिन ये जो पैकेजिंग का मुद्दा है ना, उसमें हमारे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर के एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और गाइडलाइंस इशू की गई हैं और ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर कंटेंट जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भारत में जो प्रदूषण है, प्रदूषण को रोकने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी जो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर एक बॉडी आती है, इसको हम बोलते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राइट, अब ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये इंडिया में सेंट्रल लेवल के ऊपर सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है जो पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के सारे इनिशिएटिव्स को देखरेख करती है। इसी तरीके से हर स्टेट के अंदर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होता है। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन बोर्ड भी रहता है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने का काम करता है। राइट, जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे, वहां पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ये काम करता है। राइट, और सेंट्रल लेवल पर सीपीसीबी उसको मॉनिटर करती है। सबसे पहले
एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2016 के अंदर हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को रिलीज किया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था, पहला हमें प्लास्टिक की जनरेशन जो है, प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है उसको कम करना है, प्लास्टिक की लिटरिंग को कम करना है। कहीं भी प्लास्टिक फेंक दिया, जहां जगह दिखी वहां प्लास्टिक फेंक दिया, तो इससे दिक्कत आती है, क्योंकि वो प्लास्टिक हमें पता है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक बना रहेगा और नुकसान पहुंचाएगा प्लांट्स को, एनिमल्स को और पर्यावरण को, राइट। तो इसका एक तरीका क्या है कि अगर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो भी रहा है तो उसको वेस्ट में, डस्टबिन में डालो, उसको एक सही तरीके से उसको वेस्ट को रखो, कहीं भी इन्वायरमेंट के अंदर मत छोड़ दो, राइट। इसके अलावा सेग्रीगेटेड स्टोरेज करो प्लास्टिक वेस्ट की। सेग्रीगेटेड स्टोरेज मतलब कि एक ही डस्टबिन के अंदर आपने सब्जी जो काटी उसके छिलके भी डाल दिए, आपने जो आसपास के ऑर्गेनिक वेस्ट को जनरेट किया उसको भी वहीं डाल दिया और उसमें प्लास्टिक को डाल दिया। तो ऐसा मत करो, प्लास्टिक को अलग से कलेक्ट करो, क्योंकि प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए हमें अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की और प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। आप उन सभी वेस्ट को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करो। तो आप देखेंगे कहीं भी जब आप मार्केट्स में जाते हैं, कहीं भी अगर डस्टबिन देखेंगे, दो तरीके के डस्टबिन लगे रहते हैं, एक होता है ब्लू रंग का, ब्लू कलर, और एक होता है ग्रीन कलर। कहीं कहीं पर आपको ब्लैक कलर का भी डस्टबिन दिखेगा, ठीक है। तो ये सेग्रीगेटेड स्टोरेज करने की बात हुई कि जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक का जो भी कचरा है, वो आप डालिए ब्लू में या फिर ब्लैक में, ग्रीन में मत डालिए, राइट। इसलिए क्योंकि ग्रीन में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा, तो सेग्रीगेटेड स्टोरेज करिए। वरना अगर आप एक ही जगह सारा कचरा डालते हैं तो बाद में जाकर के भी उसमें से प्लास्टिक को हमें अलग करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा दीज रूल्स ऑल्सो मैंडेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, वेस्ट जनरेटर, रिटेलर एंड स्ट्रीट वेंडर्स टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट, कि जो प्लास्टिक यूज करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट भी करेगा और उसको डिस्पोज करने में मदद भी करेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है। इसलिए आप देखोगे, आप कहीं भी हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो पहले प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की पन्नियां देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, लेकिन आज के समय कोई भी दुकानदार है, कोई भी स्ट्रीट वेंडर है, यानी कि रेडी लगा के भी सामान बेच रहा है, तो वो प्लास्टिक की थैलियां देने से कतराता है, क्योंकि अब उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आ गई है कि अगर आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हो, आप अगर प्लास्टिक को मार्केट के अंदर दोगे तो आपको कुछ फीस, आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या लोकल बॉडीज को। तो इस तरीके के रूल्स लाए गए। रूल्स इसलिए भी लाए गए क्योंकि मोदी जी ने ये कह दिया था 2021 में अमेंडमेंट करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक कैसा प्लास्टिक होता है जिसको एक बार यूज करके थ्रो करना है, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। खास तौर पे वो प्लास्टिक जिसकी थिकनेस, जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से 50 माइक्रोमीटर से कम होती है, क्योंकि 50 माइक्रोमीटर से कम मोटाई का जो भी प्लास्टिक है उसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। एक बार यूज करने के बाद वो लगभग बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फिर वो सीधा वेस्ट में जाता है, राइट। प्लास्टिक अगर थोड़ा मोटा होगा तो उसको आप बार बार यूज कर सकते हो, है ना। इसी के साथ ये जो 50 माइक्रोन से कम यूज वाला, कम मोटाई वाला प्लास्टिक है, आप मान सकते हो कि उसको बनाना भी आसान होगा, उसको बनाने में खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि प्लास्टिक की मोटाई कम है तो इसका मतलब कम मटेरियल लग रहा है, और इसकी वजह से वो उस प्लास्टिक का ज्यादा यूज इंडिया के अंदर होता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि 1 जुलाई 2022 इस टाइम तक हम इंडिया के अंदर 50 माइक्रोन से कम का जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, उसका यूज हम लोग बंद कर देंगे, और जो भी प्लास्टिक की पैकेजिंग परमिट की जाएगी वो 2021 30 सितंबर के बाद से 75 माइक्रोन या उससे ऊपर, और 31 दिसंबर 2022 यानी इस साल के एंड के बाद से 120 माइक्रोन से ऊपर की मोटाई का ही प्लास्टिक इंडिया के अंदर चलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। 75 एंड 120, अभी 75 माइक्रोन की लिमिट चल रही है और इस साल के एंड के बाद 120 माइक्रोन की लिमिट हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा देखो, क्योंकि अगर मोटा प्लास्टिक आपको बनाना पड़ेगा तो बनाने में भी ज्यादा खर्चा आएगा, और अगर बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा तो लोगों को यूज करने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी। अभी प्लास्टिक का सबसे ज्यादा यूज इसीलिए होता है क्योंकि सस्ता आता है, प्लास्टिक पॉलिथीन सस्ता आता है। अगर मोटा बनाना पड़े तो ऑब्वियसली उसमें खर्चा ज्यादा आएगा और लोगों को थोड़ा उसको दिक्कत होगी उसको यूज करने में। तो उसके जो रिप्लेसमेंट है कि जूट का, पेपर का, कपड़े का बैग यूज कर लो, तो लोग उसके प्रति ज्यादा सजग हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैन है ना, वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक के ऊपर नहीं लगेगा। प्लास्टिक भी दो तरीके का होता है भैया, देखो मेजर जो प्लास्टिक बनता है, 90% प्लास्टिक जो भारत में या फिर पूरी दुनिया में बनता है वो बनता है फॉसिल फ्यूल्स से। सब कुछ आप कहेंगे फॉसिल फ्यूल से ही बन रहा है। फॉसिल फ्यूल से हम जब अपना पेट्रोल ये सब सामान निकाल लेते हैं जो हमारे ज्यादा काम के आने वाली चीजें हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन्स बनती हैं उनसे हम बनाते हैं प्लास्टिक, राइट। उससे बनाता है पॉलिथीन, उससे बनता है पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल। अब कंपोस्टेबल प्लास्टिक वो होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल फूड प्रोडक्ट से बनता है, क्योंकि कॉर्न की बात कर लो,
कॉर्न सबसे ज्यादा यूज होने वाला रॉ मटेरियल है जो प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है, सोया इसके यूज में आता है। कुछ ऐसे प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं जिसके अंदर से हम लोग स्टार्च को निकाल करके प्लास्टिक बना सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक होता है ना, ये बायोडिग्रेड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक। इसको थोड़ा सा अगर कंपोस्ट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी रिलीज करता है, वाटर थोड़ा रिलीज करता है एनवायरमेंट के अंदर और डिग्रेड हो जाता है। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल से बनने वाला जो प्लास्टिक है ये डिग्रेड नहीं होता, यही है सारी मुसीबतों की जड़। तो ये जो बैन लग रहा है ये सिर्फ इस प्लास्टिक के ऊपर है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के ऊपर नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब नए अमेंडमेंट क्या हो गए 2022 में, वो अब ध्यान से आप लोग सुन लो। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको लागू कैसे करवाया जाएगा, इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी कर दी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कि किस तरीके से एक्सटेंडेड, प्रोसीजर नहीं है, प्रोड्यूसर्स है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो भी प्रोड्यूसर है किसी भी प्लास्टिक के सामान का, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसकी सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइंस बहुत डिटेल्ड है, हमारे एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से याद कर लो। सबसे पहले 4 तरीके की क्लासिफिकेशन कर दी गई है प्लास्टिक की। पहला है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग। रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग क्या होती है? ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग जिसकी एक फिक्स्ड शेप है। जैसे मान लो आप जो पॉलिथीन के बैग्स लेके जाते हो या फिर अमेजोन का जो सामान आता है आपके पास, तो आप देखते हो ना वो जो सामान है अगर वो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके के प्लास्टिक के एक रैपर में है तो वो रिजिड पैकेजिंग नहीं है। लेकिन प्लास्टिक का एक पूरा डब्बा है, प्लास्टिक का एक पूरा मोबाइल का जो है वो शोकेस बना हुआ है, तो वो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है। रिजिड का सिंपल मतलब है जो फ्लेक्सिबल ना हो, राइट। तो इस रिजिड को रिसाइकल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये रिजिड है, इसकी शेप फिक्स्ड है, इसको दोबारा से मेल्ट करके दोबारा से इसको किसी दूसरे तरीके का प्लास्टिक बनाना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक नहीं है जिसको फटाफट से हम लोग रीयूज करके रिसाइकल कर सके, राइट। तो कैटेगरी 1 बन गई। कैटेगरी 2 फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग। अब ये वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग है सिंगल लेयर की या मल्टी लेयर की, जिसमें प्लास्टिक शीट आती है, प्लास्टिक कवर्स आते हैं, कैरी बैग्स आते हैं जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक सैशे होते हैं, पाउचेज होते हैं, ये सब आता है हमारा कैटेगरी 2 में। फिर आता है कैटेगरी 3 मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, जिसमें प्लास्टिक के अलावा कोई दूसरी भी मटेरियल की लेयरिंग होती है। कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसे हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जिसमें कार्डबोर्ड भी यूज होता है, जिसमें थर्मोकोल भी यूज होता है, जिसमें दूसरे मटेरियल भी यूज होते हैं। प्लास्टिक के साथ कोई दूसरा मटेरियल, कई बार मेटल्स की, एल्यूमिनियम की, या कोई ऐसा अगर हमारा सामान आ रहा है जो ज्यादा कीमती है या जिसको अलग तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो उसमें मेटल की कवरिंग भी लगाई जाती है पैकेजिंग के अंदर। तो वो ऐसी कोई लेयर जो प्लास्टिक नहीं है वो भी उसके अंदर अगर इंक्लूडेड हो तो उसको कैटेगरी 3 के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। फिर कैटेगरी 4 आता है, इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग कैरी बैग्स जो कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक के बने हो, जो मैंने आपको बताया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बने हो, वो कैटेगरी 4 में आता है। तो कैटेगरीज याद रखना, ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 1 में सारी रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग आएगी, कैटेगरी 2 में प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आएगी, कैटेगरी 3 में प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भी होगी जिसमें कोई दूसरा मटेरियल भी प्लास्टिक के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया हो, और कैटेगरी 4 में जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक इन कैटेगरी 1 2 3 में इंक्लूडेड नहीं है। रिजिड पैकेजिंग हो, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हो, मल्टीलेयर पैकेजिंग हो, कंपोस्टेबल प्लास्टिक की, तो वो कैटेगरी 4 में ही आएगा, ठीक है। कैटेगरी 4 जो भी है वो सिर्फ कंपोस्टेबल प्लास्टिक के जो भी बना हुआ है वो कैटेगरी 4 में रहेगा, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी बना दी गई। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद ये बोला कि जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है उसका रीयूज करना पड़ेगा आपको, उसको आपको रीयूज करना है। ये एक गाइडलाइन में मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको वापस कलेक्ट करके उसको रीयूज करना है। तो अमेजॉन अगर आपको कोई रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग में सामान भेज रहा है तो अमेजॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिजिड पैकेजिंग को दोबारा से आपसे कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। इट हैज बीन मैंडेटेड टू रिड्यूस द यूज ऑफ फ्रेश प्लास्टिक मटेरियल फॉर पैकेजिंग, कि दोबारा से रिजिड प्लास्टिक के लिए दोबारा से नई चीजें आपको ना बनानी पड़े, राइट। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। अब देखो टारगेट सेट करती है, टारगेट इंपॉर्टेंट नहीं है कितने टारगेट हैं, वो फेज वाइज टारगेट है कि 2022 तक इतना, 2024 तक इतना, 2025 तक इतना टारगेट है। वो टारगेट परसेंटेज वाइज वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। उतना डिटेल में अगर आप जाना चाहते हो तो पूरी जो नोटिफिकेशन है उसको ऑनलाइन जाकर आप पढ़ सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरी बात मानना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सरकार ने ये कहा है कि आपको मैंने टारगेट दे दिए हैं। अब अमेजोन के पास मान लो टारगेट है, आप मान लीजिए रिलायंस के जो बिग बाजार रहते हैं, तो बिग बाजार भी प्लास्टिक के कैरी बैग्स देता है, एक इंपॉर्टेंट और जो है ब्रांड ओनर है, तो रिलायंस को टारगेट दे दिया। अब रिलायंस अगर उस टारगेट को मीट नहीं कर पाता है, रिलायंस को मान लो टारगेट दिया कि आपने जितना भी प्लास्टिक वेस्ट 2022 में जनरेट किया उसका 50% आपको मैनेज करना पड़ेगा 2022 के अंदर, तो रिलायंस मान लो 40% ही मैनेज कर पाया, ठीक है। तो अब रिलायंस वो 10% के लिए क्या करेगा? 10% के लिए उसको क्या सहूलियत दी गई है? तो सहूलियत ये दी गई है कि मान लीजिए अमेजॉन को जो 50% का टारगेट मिला था, अमेजॉन ने अपना 60% प्लास्टिक वेस्ट मैनेज कर लिया।
तो अमेजोन को 10% जो एक्स्ट्रा मैनेज किया है उसके बराबर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो अमेजोन को एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपने 10% ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर दिया है। अब अमेजोन को क्या फायदा होगा कि ये सर्टिफिकेट 10% का वो बिग बाजार को बेच सकता है, और बिग बाजार को क्या बोलेगा कि देखो आपको ये 10% की कमी हो रही है, आपने 40% का ही वेस्ट मैनेज किया है, वरना सरकार आप पे फाइन लगा देगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आप पे फाइन लगाएगा। तो आप मेरे से ये सर्टिफिकेट खरीद लो, मेरे पास 10% का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, कुछ भी कितना पैसा होगा, जैसे स्टेक सेंसेक्स के ऊपर स्टॉक मार्केट के ऊपर शेयर्स ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से सर्टिफिकेट्स का बाजार लगेगा, सर्टिफिकेट्स ट्रेड होंगे मार्केट के डिमांड के हिसाब से। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा कि मुझे प्लास्टिक बचाना है, क्योंकि अगर मैं प्लास्टिक बचाऊंगा तो मुझे ये सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट को जाकर के मैं बेच सकता हूं। तो इससे एक कॉम्पिटिटिव जो है माहौल बनेगा, और इसके ऊपर ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट जो मिलने वाला है सेल एंड परचेज के बाद, इसके जो मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है वो लोगों को ज्यादा इंस्पायर करेगा कि वो प्लास्टिक को मैनेज करें, अपने टारगेट्स को मीट ही ना करें, उस टारगेट को ओवर अचीव करें। ठीक है, इसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, एक पोर्टल बनाया जाएगा, प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, किसके द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसके ऊपर जितनी भी अलग अलग राज्य हैं उनके जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इसके मेंबर रहेंगे। और इस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के ऊपर कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। कौन से लोगों को, प्रोड्यूसर्स को, यानी कि जो प्लास्टिक को बनाते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग को बनाते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स बनाते हैं, कंपनीज होती है ना जो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो रजिस्टर करेंगे। इसके बाद प्लास्टिक को आप इंपोर्ट करते हैं, जो आपने कोई सामान इंपोर्ट किया बाहर से, अमेजोन ने, किसी भी दूसरे एंटिटी ने, कंपनी ने बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया और उस सामान के अंदर प्लास्टिक, चाहे वो रॉ प्लास्टिक आ रहा है या फिर आपने कोई ऐसा सामान इंपोर्ट किया जिसकी पैकेजिंग प्लास्टिक की है, तो जब भी इंपोर्टर्स हैं वो भी इस पर रजिस्टर करेंगे। ब्रांड ओनर्स रजिस्टर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, रिलायंस है, ये जो ब्रांड ओनर्स हैं, बिग बाजार है, फलाना मोबाइल फोन्स के जो कंपनीज हैं, वो ब्रांड ओनर्स इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और फोर्थ नंबर देखो, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर, और चौथा कौन बन गया, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर। यानी कि ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करती हैं, उसको रिसाइकल करने का काम करती हैं, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसको रिसाइकल करती हैं, उसको दोबारा से प्लास्टिक बना करके किसको बेच देती हैं, बेच देते हैं ब्रांड ओनर को, बेच देते हैं प्रोड्यूसर को कि आप इसको दोबारा रीयूज करिए। तो ये चारों कैटेगरीज के जो लोग हैं वो रजिस्टर करेंगे इसके ऊपर, और 31 मार्च 2022 तक ये पोर्टल बनकर तैयार होगा, ऐसा सरकार ने कहा है। इसके ऊपर सबको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो रजिस्टर करेगा इसके लिए एक मामूली फीस चार्ज करेगा सीपीसीबी, एक फीस तो लेगा ना कि आप रजिस्टर करिए, मैंडेटरी भी है, देखो मैंडेटरी है रजिस्टर करना, और उसके ऊपर कुछ फीस ली जाएगी। और इसके अलावा एनवायरमेंटल कंपनसेशन का जुगाड़ किया गया है इस गाइडलाइन के अंदर, अपॉन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो प्लास्टिक यूज करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हों कि आप प्लास्टिक को यूज ना करें, प्लास्टिक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है कि ये जो ब्रांड ओनर है, ये जो प्लास्टिक वेस्ट को बनाने इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, इनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, और इस पोर्टल के ऊपर पूरा हिसाब रखा जाएगा। ऐसा सरकार ने कहा है कि कितना आपने प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग जनरेट किया है लास्ट ईयर में, और कितना उसमें से आपने मैनेज किया है, इसके पूरे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। और सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों को अपना जो डेटा है उसको मैच करके देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग सही बात बता रहे हैं, नहीं बता रहे। अगर बातें सही नहीं निकली, कोई भी फेक चीज निकली इसमें, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर भी दी गई है कि वो फाइन से लगा सकता है, ठीक है, और सीधा एनजीटी में जाकर के केस कर सकता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक कमेटी बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीपीसीबी चेयरमैन। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है वो इस कमेटी के भी चेयरमैन होंगे, और ये सलाह देगा, मेजर्स देगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, किस तरीके से हम ज्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इन गाइडलाइंस का करें। और टाइम टाइम के हिसाब से ये कमेटी जो है अपनी रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री को भेजती रहेगी। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो स्टेट लेवल पे काम करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती है, वो एनुअल रिपोर्ट इस पोर्टल के ऊपर, जो पोर्टल मैंने अभी आपको बताया उसके ऊपर अपनी एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करेगा कि क्या प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर वो अपने टारगेट्स को कितना मीट कर रहे हैं, कितना मीट नहीं कर रहे हैं। अगर मीट नहीं कर रहे हैं तो क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे टारगेट्स मीट हो। इसके बारे में एनुअल रिपोर्ट इसी पोर्टल के ऊपर सबमिट की जाएगी, और ये पोर्टल पब्लिक के लिए ओपन होगा, यानी कि पब्लिक इस पोर्टल को खोल के देख भी सकती है कि कितना टारगेट्स किस कंपनी के द्वारा मीट किया जा रहा है, नहीं मीट किया जा रहा है।
ठीक है, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का ध्यान इस पोर्टल के ऊपर रखा जा रहा है, राइट। सो इसके बाद अब जाते जाते ये क्वेश्चन मेरे लिए आंसर कर दो। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल आने वाला है। क्वेश्चन कैसा आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबल इंपैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स आए हैं इसमें से कौन सा इंपैक्ट नहीं है, नॉट अ प्रोबेबल इंपैक्ट, कौन सा एक इंपैक्ट नहीं होगा। पहला, सर्कुलर इकोनॉमी जो है प्लास्टिक की वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखो भाई, प्लास्टिक को इकोनॉमी के अंदर लाएंगे और इकोनॉमी में ही रखेंगे, इस इकोनॉमी से बाहर निकाल के उसको वेस्ट में नहीं डालना है। प्लास्टिक जितना जनरेट हो रहा है उसको उसी को रीयूज करते जाना है, रिसाइकल करते जाना है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। ऑप्शन बी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है। जो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने का जो सेक्टर है, जो कंपनीज है जो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करती हैं, उसको रिसाइकल करने का काम करती हैं, वो ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यानी कि अभी जो रद्दी वाले कबाड़ी वाले अनऑर्गेनाइज तरीके से प्लास्टिक को, अनहाइजेनिक तरीके से, जो इको फ्रेंडली तरीका नहीं है उस तरीके से प्लास्टिक को मैनेज करते हैं, तो वो चीजें बंद होंगी, फॉर्मलाइज हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रोड्यूस करने पे बैन लग जाएगा, हम प्लास्टिक की प्रोडक्शन इंडिया में नहीं करेंगे, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी, इन्फोर्समेंट ऑफ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूटर है वो पैसा देगा, वही पे करेगा, इसकी इन्फोर्समेंट होगी। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपका आंसर आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि क्या आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ आया, नहीं समझ आया। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मेरा एक सलाह ये भी है कि ये पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की गई सरकार की तरफ से वो आपको वहां पर रीड कर लेनी चाहिए। टारगेट्स के चक्कर में मत पड़ना, आप जाकर पीआईबी के ऊपर नोटिफिकेशन जो है डिटेल वो पढ़ सकते हो, लेकिन वहां पर टारगेट्स दिए गए हैं, बहुत डिटेल टारगेट हैं। हर साल का टारगेट दिया गया है कि कितने परसेंट प्लास्टिक वेस्ट को आपको मैनेज करना है, प्रोड्यूसर को, ब्रांड ओनर को, इंपोर्टर को। तो वो टारगेट्स अगर आप याद करने बैठोगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लास्टिक को लेकर के एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है, गाइडलाइंस के अंदर कैटेगरी जो 4 बताई थी प्लास्टिक की, कैटेगरी 1 2 3 4 वो कौन सी हैं, और जो पोर्टल बनेगा उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ मुझे इस वीडियो में दीजिए इजाजत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।